डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में सभी का स्वागत है। इससे पहले की क्लास में अपन के डी ब्लॉक के प्रथम संक्रमण तत्व हैं उनकी फर्स्ट एनर्जी सीरीज के बारे में अपन ने उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, आयनन विभव आदि के बारे में पढ़ाई की। आज हम रेडॉक्स पोटेंशियल के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि सेल के एक भाग में, अपन जानते हैं कि कोई सेल है उसके दो भाग होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अपन जो सिंपल अपने घर में पेंसिल सेल होते हैं जिसमें एक तरफ पॉजिटिव सिरा होता है, दूसरी तरफ नेगेटिव सिरा होता है। किसी सेल के अंदर, सभी सेलों के अंदर दो भाग होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यदि सेल के एक भाग में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और दूसरे भाग में 298 केल्विन पर किसी धातु के एक मोलर विलयन में उस धातु का इलेक्ट्रोड लगाया जाए और उन दोनों भागों को एक लवण सेतु द्वारा जोड़ दिया जाए तो उस सेल का जो विभव आएगा वह उस धातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव होगा। इसका कहने का मतलब है, अपन एक बीकर लिए, बीकर के अंदर अपन ने एक सेल डाला, एक सेल को किससे जोड़ दिया अपन ने, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। एक को तो किससे जोड़ दिया अपन ने, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। दूसरे को 298 केल्विन धातु पर किसके द्वारा, सेतु द्वारा, लवण सेतु जिसको कहते हैं ब्रिज के द्वारा उसको दूसरे को जोड़ दिया जाता है धातु के। तो जो इलेक्ट्रोड आएगा, जो इलेक्ट्रोड विभव आएगा, जो विभव प्राप्त होता है वह उस धातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव होता है। इसका कारण क्यों होता है, क्यों इसका कारण ये होता है कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके विभव का मान 0 होता है। इसको अपन किसके लिए लेते हैं, रेफरेंस को। अगर अपन दो धातु के अगर विभव का मान ले ले तो वो अलग आएगा, तो अपन को ये जस्टिफाई नहीं हो रहा कि ये विभव किसका है। तो अपन रेफरेंस के रूप में किसको ले रहे हैं, अपन ने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, क्योंकि उसका मान तो क्या है, 0। तो उसकी तुलना में अपन ने अगर दूसरे धातु का लिया तो उसका जो मान आता है वह उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। यदि उपयुक्त सेल में इलेक्ट्रॉन विभव का मान धनात्मक आता है, अगर अपन ने इस तरह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया अपन ने और दूसरा धातु का इलेक्ट्रोड लिया, तो अगर उस सेल में इलेक्ट्रॉन विभव का मान धनात्मक आता है, अभी बात करें धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक मान होगा तो अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी, अर्थात ऐसी धातु अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। और यदि सेल के इलेक्ट्रॉन विभव का मान ऋणात्मक होगा तो अभिक्रिया विपरीत दिशा में चलेगी, अर्थात ऐसी धातुएं अम्लों के साथ में हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगी। इससे दो बात पता चल गया, अगर मान धनात्मक है, इलेक्ट्रॉन विभव का मान धनात्मक है तो अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी, अगर मान ऋणात्मक है तो अभिक्रिया विपरीत दिशा में, पश्चिम दिशा में चलेगी। इसी तरह अगर अग्र दिशा में चलेगी तो धातु अम्लों के साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, अगर विपरीत दिशा में चलती है तो धातु अम्लों के साथ हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करते हैं। किसी धातु के मानक इलेक्ट्रॉन विभव E0 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, E0 के द्वारा को मानक अपचयन विभव के रूप में प्रदर्शित करते हैं। मानक अपचयन विभव का मान यदि ऋणात्मक है तो धातु अपचायक प्रकृति की है, एवं धनात्मक है तो धातु आक्सीकारक प्रकृति की होती है। इसके लिए एक अपन पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी, एक जिसके मान अपचायक श्रेणी के मान में रखे गए हैं। तो सबसे अधिक अपचायक कौन होगा, यदि उसके मान ऋणात्मक, सबसे अधिक ऋणात्मक है तो वह सबसे अधिक अपचायक प्रकृति का होगा, और धनात्मक मान है तो वह धातु आक्सीकारक प्रकृति की होती है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में मानक अपचयन विभव के मान निम्न प्रकार पाए जाते हैं। जैसे स्कैंडियम है -21, टाइटेनियम है -1.2, 1.63, वेनेडियम है -1.2, -0.63। इसी तरह नीचे क्या है, कॉपर, जिंक है, ये प्लस, जैसे कॉपर का है प्लस में है। उपयुक्त मानक विभव के मान से स्पष्ट है, अपन जो टेबल दी गई इनके अपचयन विभव के मान जो दिए गए उनसे स्पष्ट कर सकते हैं कि CO+3, देखो CO+3 प्लस इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया, ये वाला CO, Cu इलेक्ट्रॉन के मान धनात्मक है, मतलब कौन कौन से मान धनात्मक, ये मान धनात्मक हैं, अर्थात इनके अतिरिक्त सभी धातु अम्लों के साथ में हाइड्रोजन मुक्त करना चाहिए। इनके अलावा अर्थात इनके अतिरिक्त सब धातु हाइड्रोजन मुक्त करनी चाहिए यदि ऋणात्मक मान है, क्योंकि इनका धनात्मक है तो धनात्मक क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। ऋणात्मक मानों से स्पष्ट है कि इन्हें जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करना
चाहिए और इस प्रकार तीव्र अपचयायों की तरह व्यवहार करना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। उस हिसाब से तो क्या कहते हैं, जिनके मान सभी के मान ऋणात्मक हैं उनको हाइड्रोजन गैस मुक्त करनी चाहिए, वो अपचायक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार मैग्नीज के अतिरिक्त सभी धातुएं जल व अम्लों के प्रति उदासीन हो जाती हैं। इस प्रकार मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होने के बावजूद भी संक्रमण धातुएं क्रियाशील नहीं होती हैं। इनका कारण क्या है? इनके मुख्य रूप से दो कारण पाए जाते हैं। धातुओं पर उनके ऑक्साइडों की एक परत चढ़ी रहती है, और जो धातु होते हैं उनके ऊपर उनके जो ऑक्साइड है, जैसे Mn है, MnO2, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड आदि बहुत सारे, कैल्शियम ऑक्साइड, इनकी एक परत चढ़ी रहती है जो धातुओं को रक्षित किए रहती है, उनको वह बचाती है, जैसे उनकी उसका लेप होता है उस पर। इसके आयन विभव व वाष्पीकरण ऊर्जा के मान उच्च एवं जलयोजन ऊर्जाओं के मान निम्न होते हैं। इस कारण से सभी धातुएं हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? प्रथम संक्रमण श्रेणी में कॉपर को छोड़कर शेष सभी तत्वों के मानक अपचयन विभव के मान ऋणात्मक हैं। फलस्वरूप ये धातुएं प्रबल अपचायक प्रकृति की होनी चाहिए, किंतु वे दुर्बल अपचायक प्रकृति की होती है। क्यों? इसके मुख्य निम्न दो कारण। अपन ने बताया था कि धनात्मक मान के कारण इनकी जो प्रकृति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? अभी मैंने मुख्य रूप से दो कारण आपको बताया। उसमें मुख्य रूप से क्या था? उनकी ऑक्साइड की एक लेयर वो उसको बचाती है। इन धातुओं के चारों ओर ऑक्साइड का एक रक्षात्मक आवरण उपस्थित होता है, जिससे इनके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। इन धातुओं के उच्च आयन ऊर्जा, उच्च वाष्पीकरण ऊर्जा तथा इनके आयनों की निम्न जलयोजन ऊर्जा होती है, जिसके फलस्वरूप ये अपने इलेक्ट्रॉनों को आसानी से नहीं त्यागते हैं। संक्रमण तत्वों की प्रमाण तुलना में क्षारीय व क्षारीय मृदा धातुएं प्रबल अपचायक प्रकृति की होती हैं। क्यों? इसका कारण यह है कि क्षारीय और क्षारीय मृदा धातुओं के लिए मानक अपचयन विभव के मान संक्रमण धातुओं के मान अपचयन की तुलना में अधिक ऋणात्मक होते हैं। संक्रमण तत्व दुर्बल अपचायक प्रकृति के होते हैं। समझाइए। इस तरह के क्वेश्चन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे इनकी ऑक्सीकरण अवस्था। तो हम जानते हैं कि क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों में परिवर्तनशील संयोजकता पाई जाती है, मतलब ये बहुत सारी संयोजकता प्रदर्शित करते हैं।